दोस्तों मैंने अब एनिमे एक्सप्लेनेशन शुरू किया है और ये सिर्फ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एपिसोड 1 है। इसके अगले कंबाइंड एपिसोड्स मेरे नेक्स्ट जेन एनिमे चैनल पर अपलोड होंगे, तो उसे सब्सक्राइब कर लो। लिंक ऊपर आई बटन पे है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। जल्दी से उस पर 1K कंप्लीट कर दो फटाफट। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई कहानी अब जिन्वू पर फोकस करती है, जो चैन की नींद ले रहा था, लेकिन अचानक जीना की कॉल से झटके में जाग जाता है। उसकी नींदी आवाज सुनकर जीना तुरंत समझ जाती है कि जनाब अभी भी बेड पर ही पड़े हुए हैं। वो सीधा सवाल दाग देती है, तुझे पता भी है अभी टाइम क्या हुआ है? जिन्वू झुंझलाकर घड़ी की तरफ देखता है और शॉक्ड रह जाता है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। जीना उसकी यह हालत पहले ही भांप चुकी थी, इसलिए बिना वक्त गवाए उसे याद दिलाती है, भाई आज मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है। थोड़ी देर बाद जिन्वू मीटिंग में पहुंच जाता है और सरप्राइजिंगली इतना डैशिंग लग रहा होता है कि जीना खुद हैरान रह जाती है। वो एक पल के लिए उसको घूरती है, फिर हल्का सा चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे वाह क्या बात है, तू तो आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा है। जिन्वू को उसकी ये बात अजीब लगती है और वो पूछता है, कुछ गलत लग रहा है क्या? जीना मुस्कुराकर बोलती है, नहीं बस अनएक्सपेक्टेड था। जिन्वू लापरवाही से शोल्डर उचकाता है और समझाता है, भाई मुझे अच्छे से तैयार होना पड़ा, खेल कूद वाले कपड़ों में आना तो सूटेबल नहीं लगता ना। जीना हल्के से हंस देती है और सोचती है कि कमाल है, लोग वाकई में बदल सकते हैं। अब जैसे ही दोनों स्कूल की हॉल से गुजरते हैं, जिन्वू पर आसपास की लड़कियों की नजरें टिक जाती हैं। सबके बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, ये बंदा कौन है? जीना ये नोटिस कर लेती है और टीजिंग मूड में जिन्वू को बोलती है, अबे तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी अभी तक, बोल मैं तेरा रिश्ता सेट करवा दूं। जिन्वू गुस्से में भड़क कर बोलता है, हद हो गई, बकवास बंद कर। फिर मीटिंग में जिन्वू जीना के टीचर से मिलता है, जो जीना की खूब तारीफों के पुल बांध देती है। वो बताती है कि जीना एक एग्जाम्पलरी स्टूडेंट है और बाकी बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। मॉक एग्जाम्स में इसके परफॉर्मेंस जबरदस्त रहे हैं और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि ये मेडिकल कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकती है। फिर टीचर जिन्वू को सलाह देती है, आप इस पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए, इसे अपना रास्ता खुद चुनने दीजिए। जिन्वू सिर हिलाकर उसकी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन तभी टीचर एक और सवाल फेंक देती है, अगर जीना अचानक अवेकेंट हो जाए और हंटर बनना चाहे तो आप क्या करेंगे? जिन्वू बिना एक सेकंड सोचे सीधे जवाब देता है, मैं इसे कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। टीचर ये सुनकर सिर हिलाती है, जैसे उसे यही जवाब उम्मीद थी। फिर वो बोलती है कि उसे जिन्वू से एक फेवर चाहिए। अब कहानी जिन्वू की दूसरी मीटिंग पे शिफ्ट होती है, जहां वो सॉन्ग से मिलता है। सॉन्ग उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है और जिन्वू मुस्कुराकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं जिन्वू का भाई हूँ। सॉन्ग एकदम से समझ जाती है कि ओह, तो टीचर ने इसे भेजा है मुझे समझाने के लिए। बट सॉन्ग तुरंत अपने इरादे साफ कर देती है, देखो मैं ना हंटर क्विट करने वाली हूँ, ना वापस स्कूल जाने वाली हूँ। जिन्वू ठंडे दिमाग से बोलता है, तू एक ई रैंक हंटर है और इस रैंक में ज्यादा स्कोप नहीं होता। तुझे मेरी असॉल्ट टीम के साथ अच्छा पैसा मिला, पर यह सिर्फ एक एक्सेप्शन था। सॉन्ग ये सुनकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और ताना मारते हुए बोलती है, ओह अब मुझे लेक्चर देने आए हो, और वैसे भी तुम खुद भी तो ई रैंक के ही हो। जिन्वू उसकी बात को इग्नोर करता है और बड़े ही शांत लहजे में बोलता है, मैं यहां तुझे लेक्चर देने या तुझे क्विट करवाने नहीं आया हूं, मैं बस तुझे कहीं और ले जाना चाहता हूं, चल मेरे साथ। अब सीन बदलता है और गिनेल जापान में डोंगू से मिलने के लिए पहुंच चुका होता है। डोंगू जैसे ही देखता है कि खुद हंटर एसोसिएशन का चीफ उसे रिसीव करने आया है, तो सार्कास्टिकली हंसकर बोलता है, अरे वाह, खुद चीफ ऑफ हंटर एसोसिएशन मुझे वेलकम करने आए हैं, बड़ा सम्मान दिया भाई। पर गिनेल बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पे आता है और डायरेक्ट पूछता है, तो तू यहाँ कितने दिन रहने का प्लान बना रहा है? डोंगू लापरवाही से जवाब देता है, चिंता मत कर, मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। पर गिनेल उसकी बात पे पूरा भरोसा नहीं करता और स्केप्टिकल अंदाज में बोलता है, तेरे जैसे आदमी ने जिस देश से गद्दारी की, वहां दोबारा वापस आने की हिम्मत जुटाई, और वो भी सिर्फ 2 लोगों से मिलने के बहाने, कुछ तो गड़बड़ है। डोंगू हल्की सी मुस्कान देता है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट कि गिनेल सच्चाई जानता है। उसकी ये विजिट बस दिखावे के लिए है, मगर असल इरादा कुछ और ही है। वो ईरी अंदाज में सर्वेलेंस टीम को सजेस्ट करता है कि उन्हें इन दोनों पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, जो भी उनके साथ डंजन में हो, होने दिया जाए। उसकी असली प्लानिंग सामने आ जाती है, पहले जिन्वू को खत्म करेगा, फिर लियो को। और उसे पूरा भरोसा है कि गिनेल की एबिलिटीज उसे रोकने के लिए काफी नहीं होंगी। गिनेल बस शांत लहजे में जवाब देता है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हेलीकॉप्टर से कुछ मॉन्स्टर्स को उतारा जा रहा है, जिसे गिल्ड मास्टर चॉय और बाकी लोग एम जोजो आइलैंड से लेकर आए थे। इसके बाद चॉय सीधे हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को पूरे हालात की जानकारी देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये मॉन्स्टर्स मेनलैंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर हवा में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और समंदर में गिर गए। लेकिन चॉय एक चेतावनी भी देता है, अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ा गया तो एक दिन ये सच में पार कर सकते हैं। चेयरमैन गंभीरता से जवाब देता है, हम उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सीन कट होता है। जिन्वू की मुलाकात सैंग से होती है। सैंग थोड़े सरप्राइज्ड अंदाज में बोलता है, यार तेरा फोन आना तो बहुत ही रेयर है, क्या चल रहा है? फिर वो देखता है कि उसके साथ सॉन्ग भी है। जिन्वू हल्की सी मुस्कान के साथ माफी मांगता है, मगर सैंग कंधे उचकाकर बोलता है, कोई बात नहीं, बस थोड़ा क्यूरियस हूं कि जिन्वू आज हमारी ट्रेनिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। सांग एक पास के लेवल सी गेट की तरफ इशारा करता है और एक्सप्लेन करता है कि यह गेट हाल ही में अचानक से खुला है। तभी अचानक एक अधीर आदमी ग्रम्बल करता हुआ टोक देता है, अरे यार ये सब बातें बाद में कर लेना, रेड शुरू करो, ये कोई पिकनिक थोड़ी ना है। जिन्वू उसकी तरफ क्यूरियस नजरों से देखता है। सैंग हंसते हुए इंट्रोड्यूस करता है, ये है किमचा, ए रैंक हंटर और हमारा टैंकर। फिर थोड़ा सार्काज्म में जोड़ता है, और असॉल्ट टीम का लीडर भी। किमचा के चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि ई रैंक हंटर्स उनकी रेड को देखने आए हैं। जिन्वू भी उसकी नाखुशी को नोटिस कर लेता है, मगर सैंग बात संभालते हुए टीम कॉम्पोजिशन समझाने लगता है।
रेड टीम में एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक और 2 सी रैंक हैं, टोटल 10 लोग, जिसमें जिन्वू और सॉन्ग भी शामिल हैं। जिन्वू के चेहरे पर हल्की सी नाखुशी झलकती है। असल में उसका मेन मकसद सॉन्ग को डंजन रेड्स की हार्श रियलिटी दिखाना था, मगर इतने बड़े ग्रुप में शायद वो इंटेंसिटी कम हो जाए। सैंग का असिस्टेंट जिन्वू को सलाह देता है कि बेहतर होगा अगर तुम साइडलाइन पर रहकर न्यूकमर्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने दो। जिन्वू सहमति में सिर हिलाता है और रेड टीम गेट में एंटर कर जाती है। मगर जैसे ही जिन्वू अंदर कदम रखता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। गेट के पीछे की एनर्जी कुछ अलग लग रही थी और तभी गेट अचानक लाल चमकने लगता है। जिन्वू की आंखें फैल जाती हैं। शिट, ये तो रेड गेट है। वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपने सिर को बाहर निकालकर सैंग को चिल्लाकर चेतावनी देता है, जल्दी से असॉल्ट टीम से कांटेक्ट करो। मगर अगले ही सेकंड गेट उसे अंदर खींच लेता है। सांग के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ जाती है। वो तुरंत बैक को कॉल करता है, रेड गेट एक्टिवेट हो चुका है, हमें तुरंत बैकअप की जरूरत है। बैक बिना समय गवाए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जिन्वू और पूरी टीम खुद को एक अंतहीन बर्फीले मैदान में पाते हैं। सबके चेहरे पर कंफ्यूजन और घबराहट झलकती है। गेट पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब पैनिक शुरू हो जाता है। सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं, अब बाहर कैसे निकलेंगे। किमचा आगे बढ़ता है और ठंडी आवाज में अनाउंस करता है, हम रेड गेट में फंस चुके हैं। सॉन्ग कंफ्यूजन में पूछती है, रेड गेट मतलब? जिन्वू काम रहते हुए एक्सप्लेन करता है, नॉर्मल गेट्स के विपरीत एक बार इसमें एंटर करने के बाद बाहर की दुनिया से पूरा कांटेक्ट कट जाता है। इससे निकलने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो हम बॉस को हरा दें या फिर डंजन खुद ब खुद कोलैप्स होने का इंतजार करें। वो गहरी सांस लेते हुए जोड़ता है, और हाँ, ये पूरा डंजन मैजिकल बीस्ट से भरा होगा। पूरी टीम के चेहरे पर अब डर साफ झलकने लगा था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक आसमान से तीरों की बारिश होती है। एक हंटर तुरंत मारा जाता है, लेकिन जिन्वू बिना देर किए उस तीर को पकड़ लेता है जो सॉन्ग की ओर आ रहा था, और उसे अपने पीछे कर लेता है, उसे किसी भी नुकसान से बचाते हुए। लड़की उसकी रिफ्लेक्स देखकर दंग रह जाती है, और पूरी टीम को एहसास होता है कि वो चारों तरफ से आइस एल्व से घिर चुके हैं। जिन्वू नोटिस करता है कि उनकी दूरी ने उनकी मौजूदगी को छुपा दिया था, और वो समझ जाता है कि इन आइस एल्व्स ने ग्रुप के सबसे कमजोर सदस्यों को टारगेट किया था। वो खुद से स्वीकार करता है कि अगर ये 2 महीने पहले होता तो वो खुद भी जिंदा नहीं बचता। फिर आइस एल्व्स बिना कोई और हमला किए अचानक पीछे हट जाते हैं, जिससे सभी चौंक जाते हैं। सॉन्ग कंफ्यूज होकर पूछती है, ये बिना कुछ किए क्यों चले गए? जिन्वू उसे समझाता है, आइस एल्व्स निर्दयी शिकारी होते हैं। उन्हें हंटर्स के बीच आइस स्लेयर्स कहा जाता है, क्योंकि ये बेहद क्रूर और घातक होते हैं। किमचा तभी चार्ज लेते हुए बोलता है, इस जगह में कोई मदद नहीं आने वाली। अगर जिंदा रहना है तो मेरे आदेश मानने होंगे। फिर वो आगे बोलता है कि वो पूरे ग्रुप को संभाल नहीं सकता, इसलिए उन्हें 2 टीमों में बंटना होगा। उसका तर्क था कि ऐसा करने से उनके बचने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर वो चेतावनी देता है कि अगर वो एक ही जगह पर रुके रहे तो ठंड से जमकर मर जाएंगे। मैं उन लोगों की रक्षा कर सकता हूं जो मेरे साथ आएंगे। इतना बोलते ही ग्रुप के ज्यादातर लोग उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वो कमजोर सदस्यों को अलग कर देता है और बोलता है, तुम लोग बस हमारी स्पीड कम करोगे। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। वो ठंडे लहजे में बोलता है, इस जगह में एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। बॉस को हराने में या इस डंजन के खुद से टूटने तक इंतजार करने में महीनों लग सकते हैं। फिर वो सीधा बोलता है, तुम लोग बस बेकार का बोझ हो, हम तुम्हें यहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, बॉस को हराने के बाद मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। ग्रुप की एक लड़की जिन्वू के साथ रहने का फैसला करती है। किमचा उसे बेवकूफ करार देता है, लेकिन लड़की आत्मविश्वास के साथ बोलती है कि तुमने पहले वाला तीर नहीं देखा था, लेकिन मैंने देखा था। फिर वो धीरे से जिन्वू के कान में फुसफुसाकर बोलती है, तुम जितना दिखते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मुझे लगता है कि तुम ए रैंक के भी ऊपर हो सकते हो। जिन्वू उसकी बात पर बस हल्का सा मुस्कुराता है, ना तो हाँ बोलता है ना ही मना करता है। किमचा आगे बोलता है, मैं मुख्य रास्ता से जाऊंगा क्योंकि यही सबसे अच्छा रास्ता लगता है। जिन्वू शांत रहते हुए जवाब देता है, तो फिर मैं अपनी टीम को जंगल से लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद किमचा की टीम को पेड़ों पर पंजों के गहरे निशान दिखते हैं। उसे पूरा भरोसा हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, हम आइस बेयर के इलाके में घुस चुके हैं। वो कमजोर ई रैंक वाली टीम तो अब पक्के मारे जाएंगे। जैसे ही वो ये बोलता है, उन्हें पास ही आइस बेयर्स की मौजूदगी महसूस होती है और ग्रुप पलक झपकते ही चारों ओर से घिर जाता है। एक विशालकाय बर्फीला भालू उन पर झपटता है। किमचा अपनी शील्ड उठाकर उसका वार रोक लेता है और अपने कुल्हाड़ी से भालू को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। बिना एक पल गंवाए वो बाकी के 2 भालुओं से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, अपनी जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट। दूसरी ओर जिन्वू की टीम भी कुछ अजीब महसूस करती है। वो लड़की इशारा करते हुए बोलती है, रुको, यहाँ भी पंजों के निशान है, ये आइस बेयर का इलाका है। वो सब सोचने लगते हैं कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन जिन्वू सिर हिलाते हुए बोलता है, नहीं, हमें और गहराई में जाना चाहिए। लड़की चौंकती है और पूछती है, क्यों? जिन्वू ठंडे लहजे में समझाता है, अगर ये आइस बेयर का इलाका है तो इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ भालू ही होंगे, लेकिन अगर हम बाहर रहे तो आइस एल्व्स हमें मार देंगे। लड़की थोड़ी देर सोचती है और फिर उसकी बात समझ जाती है। तुम सही कह रहे हो, आइस बेयर्स का इलाका इतना खतरनाक होता है कि और कोई जादुई जीव यहाँ नहीं आता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हवा और ज्यादा ठंडी होने लगती है। जिन्वू बिना कुछ कहे अपने इन्वेंटरी से कोट निकालता है और सबको दे देता है। पूरी टीम हैरान रह जाती है और आभार व्यक्त करते हुए वो कोट पहन लेते हैं। सॉन्ग अब भी उलझन में रहती है और जिन्वू से पूछती है, तुम आखिर हो कौन? जिन्वू हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है और जवाब देता है, मैंने तुम्हें यहाँ लाया था, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मुझसे और सवाल मत पूछो। तभी अचानक एक विशालकाय आइस बेयर अंधेरे से बाहर आता है। जिन्वू बिना किसी झिझक के अपना टाइटल बदलकर वुल्फ असैसिन कर लेता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर बाहर दुनिया में
बेक दूर से इस पूरे गेट की ओर देखता है और वहां से आ रही लाल चमक को देखकर बोलता है, ये गेट तो पक्का खतरे से भरा है, केवल हाई रैंकिंग हंटर्स ही शायद इसमें जिंदा रह सकते हैं। फिर वो किमचा के बारे में सोचते हुए बोलता है, शायद उसकी ताकत इस असॉल्ट टीम को बचा सके। तभी सैंग उसे बोलता है, किमचा की टीम के अलावा और लोग भी इस गेट में गए हैं, जिनवू भी उनके साथ है। बेक तब क्यूरियसली पूछता है जिनवू की रैंक के बारे में, और सैंग जवाब देता है कि जिनवू ऑफिशियली ई रैंक है। हालांकि उसे शक है कि जिनवू शायद रीअवेकन हो चुका है, मगर जिनवू ने कभी खुद कंफर्म नहीं किया, इसलिए वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जिनवू की चांसेस को लेकर। लेकिन तभी डोंगो अराइव्स करता है गिनेल के साथ, और वो विजिबली डिस्प्लीज दिखता है डोंगो को देखकर। वो तुरंत क्वेश्चन करता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो अभी अमेरिका में होना चाहिए था। डोंगो इस सवाल को पूरी तरह इग्नोर करता है और इंस्टेड बेक को सीधा चैलेंज कर देता है, ये बता, एक ई रैंक हंटर को गेट के अंदर जाने की इजाजत किसने दी, जब वो तुम्हारी गिल्ड का भी हिस्सा नहीं है। डोंगू की बात सुनकर बेक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि डोंगू को जिनवू के बारे में पता कैसे चला। डोंगू इस पर बस स्कॉफ करता है और रेड गेट की ओर देखते हुए बोलता है, वैसे भी जिनवू के बचने के चांसेस ना के बराबर हैं, शायद वो इस गेट के अंदर ही मर जाएगा इससे पहले कि मैं उससे मिल पाऊं। गिनेल, जो डोंगू की फ्रस्ट्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था, ये सोचता है कि जिनवू की किस्मत अच्छी है कि वो गेट के अंदर है, कम से कम उसे डोंगू के साथ कन्फ्रंटेशन से बचने का मौका मिल गया। लेकिन फिर भी गिनेल को इस बात पर शक है कि जिनवू इस गेट से जिंदा बाहर आ भी पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ जिनवू आइस बेयर्स के लास्ट ग्रुप को भी खत्म कर देता है और इसके साथ ही उसे एक और लेवल अप मिल जाता है। उसकी टीम और वो लड़की जो उसके साथ थी, वो सब स्टंड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि जिनवू आखिर कौन है। मगर जिनवू इस बार भी टाइट लिप्ड रहता है बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद पूरी ग्रुप एक जगह इकट्ठा होकर रोस्टेड बेयर मीट खाने लगती है। सब ये देखकर हैरान होते हैं कि जिनवू ने अकेले इतने सारे बेयर्स को खत्म कर दिया। मगर वो लड़की सबको चेतावनी देती है, रिलैक्स मत करो, अभी भी खतरा टला नहीं है, मॉन्स्टर्स का लेयर यही कहीं पास में ही होगा। सॉन्ग, जो पूरी सिचुएशन से बैफल्ड है, जिनवू के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है और फिर हैरानी से पूछती है, ये जिनवू इतना अजीब क्यों है? अभी अभी इतनी इंटेंस फाइट खत्म हुई और ये खाने के बाद एक्सरसाइज के लिए बाहर चला गया। लड़की उसकी बात से अग्री करती है और बाकी लोग भी सिर हिलाते हैं। अब दूसरी तरफ जिनवू आइस बेयर्स के लेयर के बाहर खड़ा होता है, अपनी शैडो आर्मी का टेस्ट करने के लिए तैयार। वो अपनी शैडोज को समन करता है और देखता है कि वो पूरे जोश के साथ बेयर्स पे टूट पड़ते हैं। शुरुआत में शैडोज आसानी से आइस बेयर्स को काटते चले जाते हैं, मगर कुछ बेयर्स काफी फियर्स रेजिस्टेंस देते हैं और कुछ शैडोज को पूरी तरह से फाड़ देते हैं। मगर शैडोज रिजेनरेट होते हैं। जिनवू की माना से वो वापस फॉर्म में आ जाते हैं और फिर से लड़ाई में कूद पड़ते हैं। जिनवू गौर करता है कि उसकी आर्मी में मौजूद मेजेस भी जबरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके स्पेल्स शैडोज को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। जिनवू सोचता है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मगर फिर वो एक चीज नोट करता है, उन्हें बनाए रखने के लिए बहुत अधिक माना की आवश्यकता होती है। तभी अचानक आइस बेयर्स का मैसिव बॉस लेयर से इमर्ज करता है। एक ही डेवास्टेटिंग अटैक से वो जिनवू की पूरी शैडो आर्मी को पूरी तरह से वाइप आउट कर देता है। इससे जिनवू की माना भी बुरी तरह ड्रेन हो जाती है और अब वो अपनी शैडोज रिजेनरेट नहीं कर सकता। जिनवू को समझ आता है कि अब प्लान बी लाने का टाइम आ गया है। वो तुरंत आइग्रिस को समन करता है। शैडो नाइट आगे बढ़ता है, बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट। बॉस बेयर गर्जना करता है और पूरे गुस्से में आइग्रिस की तरफ चार्ज कर देता है, मगर एग्रिस लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से डॉज करता है। एक सटीक स्लैश से वो बेयर पे वॉर करता है। बियर डेस्परेट फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, मगर आइग्रिस की स्विफ्ट बिहेडिंग मूव उसे वही खत्म कर देती है। जिनवू इस फाइट को ऑब्जर्व करता है और सोचता है, एग्रिस की पावर अब भी मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। अगर उसने हमारी पहली फाइट में सोर्ड यूज की होती तो शायद मैं हार जाता। वो इंप्रेस्ड होकर एग्रिस की तारीफ करता है, वेल डन एग्रिस। दूसरी तरफ किमचा की पार्टी एक खतरनाक स्थिति में है। उनकी पूरी टीम एल्फ से लड़ रही थी, मगर अब सब मारे जा चुके हैं। किमचा अब अकेला रह गया है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब हुआ कैसे। वो बिटरली सोचता है, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एलीट मेंबर बनने के कितने करीब था, और अब ये सब एल्व्स के पास खड़े बचे खुचे सर्वाइवर्स उसे और भी डराने लगते हैं। उसे अब पूरी तरह यकीन हो जाता है वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता। वो जितना तेज हो सकता है उतना तेज भागने लगता है, बस अपनी जान बचाने के लिए।